आज हम लोग पढ़ेंगे अंतःस्रावी ग्रंथि का जो चौथा प्रकार है अग्न्याशय, है ना। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था पीयूष ग्रंथि के बारे में, है ना। एड्रिनल ग्रंथि के बारे में था ना, थायराइड ग्रंथि के बारे में पढ़े थे। चौथा है अग्न्याशय। ये कौन सी ग्रंथि होती है? ये भी एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसका काम क्या होता है? ये मानव की उदर गुहा में स्थित होता है। कहाँ होता है? उदर गुहा में स्थित होती है। मानव की उदर गुहा में स्थित होती है और यह लगभग 20 सेंटीमीटर लंबी, हल्की गुलाबी तथा चपटी होती है। कैसा होता है? 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। कितना? यह 20 सेंटीमीटर लंबा होता है, हल्की गुलाबी कलर का होता है और चपटी होती है। ठीक है ना। यह ग्रंथि दो प्रकार के केंद्रों से स्राव करती है। हार्मोन का जो स्राव करेगा दो प्रकार के ग्रंथि से। पहला तो बहिस्रावी ग्रंथि से और दूसरा अंतःस्रावी ग्रंथि से। बहिस्रावी ग्रंथि से क्या स्राव करती है? तो बहिस्रावी ग्रंथि से यह ग्रंथि पाचन नली के द्वारा आमाशय को संचालित करती है। पाचन नली के द्वारा। किसके द्वारा? पाचन नली के द्वारा कोई रस आता है, जो रस पाचन नली में जाती है, जिससे पाचन का काम पूर्ण होता है। ठीक है। अब है अंतःस्रावी ग्रंथि। यह ग्रंथि हार्मोन को स्रावित करती है। जो अंतःस्रावी ग्रंथि होता है जिसमें कोई नली नहीं लगी होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं? जिसमें नालिका नहीं हो, जो नालिका विहीन हो, है ना। तो इसमें नालिका नहीं ना होगा, तो ये सिर्फ हार्मोन का स्राव करेगा। किसका स्राव करेगा? हार्मोन का स्राव करेगा। इसको कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। अब अग्न्याशय का कार्य क्या है? तो यह रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ाती है। जो हमारे शरीर में जो ब्लड है, ब्लड में जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का स्तर क्या करती है? बढ़ाती है। अगर ग्लूकोज का स्तर कम हो जाएगा तो फिर कमजोरी महसूस होने लगेगा, थकान महसूस होने लगेगा, थोड़ा सा काम नहीं करेंगे थक जाएंगे, थोड़ा सा काम नहीं करेंगे नींद आने लगेगा, इसी के कारण। ठीक है ना। तो ये क्या करती है? रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ाने का काम करती है। संतोषी, अर्चना और तुम प्रियंका, बात करना है तो बाहर चली जाओ। जब तक रिकॉर्डिंग चल रहा है चुपचाप रहो, नहीं तो जो फॉर्मूला लिखा है उसको अपने हिसाब से पढ़ो, समझो क्या लिखा हुआ है। ठीक है। बातचीत बंद करो। और दूसरा कार्य क्या है इसका? कि इंसुलिन ग्लूकोज लीवर में प्रोटीन तथा वसा के उत्पादन में कमी करता है। समझे? ग्लूकोज क्या करेगा? इंसुलिन के उत्पादन में कमी करेगा। इसी तरह से होता क्या है, इंसुलिन की कमी से क्या हो जाता है? डायबिटीज। क्या हो जाता है? डायबिटीज, जिसको मधुमेह रोग कहा जाता है। तो ये लीवर में प्रोटीन और वसा के उत्पादन में क्या करता है? कमी करता है। इसी के कारण जब हम लोग चावल खाते हैं तो चावल में ज्यादा मात्रा में वसा रहता है। चावल में ज्यादा मात्रा में वसा रहता है, आलू में ज्यादा मात्रा में वसा रहता है। समझे ना। तो जब हम खाएंगे उसको, अगर हमारे शरीर में अग्न्याशय में जो रस बनता है, ये ग्लूकोज या फिर इंसुलिन, ये अगर नहीं बने, ये कार्य करना छोड़ दे, तो धीरे धीरे हमारे शरीर में वसा की मात्रा बढ़ जाती है। और वसा की मात्रा बढ़ने के तत्पश्चात ये होगा कि धीरे धीरे इंसान सुस्त हो जाएगा। अस्वस्थ होगा तो उसको हो जाएगा डायबिटीज। क्या हो जाएगा? डायबिटीज। इसीलिए कहा जाता है इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? मधुमेह, वही डायबिटीज कहा जाता है। ठीक है ना। तो ये इसको कंट्रोल करता है। क्या करता है? कंट्रोल, क्योंकि ये पहले से ब्लड में मिला हुआ रहता है। ठीक है ना। हाँ। अब पांचवा जो अंतःस्रावी ग्रंथि है, पैराथायराइड ग्रंथि। कौन सा है? पैराथायराइड ग्रंथि। ये कहाँ रहता है? तो पैराथायराइड ग्रंथि थायराइड ग्रंथि के पृष्ठ सतह में धसी होती है। थायराइड ग्रंथि कहाँ रहता है? यहाँ पे ना, इसी के पृष्ठ सतह में, यानी कि आंतरिक सतह में जो है बारिश धसी हुई रहती है। और मनुष्य में इसका वजन कितना होता है? 0.01 से 0.03 ग्राम। कितना होगा? छोटा सा होगा, बहुत छोटा सा। समझे? इसका काम क्या होता है? मनुष्य में इसका वजन कितना होगा? 0.01 ग्राम। 1 ग्राम भी नहीं है, 0.01 ग्राम है। उससे 0.03 ग्राम तक इसका वजन होता है। कभी कभी यह ग्रंथि अधिक हार्मोन का स्रावित करने लगती है, जिसके वजह से क्या होता है? हड्डियां कमजोर हो जाती है। हड्डियां क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है। क्यों कमजोर हो जाती है? तो पैराथायराइड ग्रंथि अचानक से इतना हार्मोन स्राव करने लगेगी, इतना हार्मोन जो है उत्पादन करने लगेगी, जिससे हड्डियां क्या हो जाएगी?
कमजोर कोमल हो जाएगी, नरम हो जाता है, ठीक है ना। और अब जो छठा है हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथि में, वह है थाइमस ग्रंथि। क्या है? थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि क्या करता है? तो यह ग्रंथि गर्दन के नीचे उरोस्थि के ठीक पीछे स्थित होता है। गर्दन के नीचे, गर्दन है, गर्दन के नीचे उरोस्थि के ठीक पीछे स्थित होती है। और जन्म के समय यह विकसित अवस्था में होती है। जब जन्म लेता है बच्चे तो वो धीरे धीरे बड़ा होता है और 8 से 10 साल की आयु तक ये बढ़ने लगती है, फिर वो रुक जाती है। उसके अलावा उसके बाद नहीं बढ़ती है। तो कहने का मतलब यह है कि थाइमस ग्रंथि जो है गर्दन के नीचे उरोस्थि के ठीक पीछे स्थित होती है और जन्म के समय यह विकसित अवस्था में होती है। यह नवजात शिशु में जीवाणु आदि के संक्रमण से शरीर की सुरक्षा करता है। अब बच्चे होते हैं, बच्चे कहीं गए खेलने के लिए कीचड़ में, मिट्टी में, हमेशा शरीर में मिट्टी वगैरह लगा हुआ रहता है, धूलकण लगा हुआ रहता है। तो जीवाणु किस में रहते हैं? धूलकण में ही रहते हैं। तो इससे क्या होता है, धूलकण में जो जीवाणु होते हैं उससे रक्षा करने का काम करता है ये थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि जो रक्त स्राव होता है वो यही काम करता है कि बच्चों में जीवाणुओं के संक्रमण से रोकने का काम करती है। बात समझ में आया? प्रश्न आ सकता है कि बच्चों में जीवाणुओं को रोकने का कार्य कौन ग्रंथि करता है? तो थाइमस ग्रंथि। कौन ग्रंथि? थाइमस ग्रंथि। छठा जो अंतःस्रावी ग्रंथि, सातवां पीनियल बॉडी। क्या है? पीनियल बॉडी। पीनियल बॉडी का क्या काम है? क्या हुआ तुम लोगों को? चलो, पीनियल बॉडी, यह ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती है। कहाँ होता है? मस्तिष्क में। कहाँ पे? मस्तिष्क में। यह ग्रंथि मिलेटोनिन हार्मोन का स्राव करती है। ये मिलेटोनिन हार्मोन, क्या है ये मिलेटोनिन हार्मोन? तो मिलेटोनिन हार्मोन का काम होता है कि अगर किसी व्यक्ति में मिलेटोनिन हार्मोन का स्राव अधिक हो रहा है तो ज़्यादा जल्दी वो जो है ना यौवनावस्था में आ जाते हैं। इसलिए कभी कभी देखोगे छोटे बालकों को, जो 8 से 10 साल के बालक होते हैं, उसको कभी कभी दाढ़ी मुछाने लगता है, 12 साल की उम्र में दाढ़ी मुछाने लगता है ना। तो यही मिलेटोनिन हार्मोन के कारण ही ऐसा होता है, समझे। कभी कभी बॉडी अचानक से बढ़ जाता है, होता है ना, इसी हार्मोन के कारण होता है। तो ये हार्मोन अगर ज़्यादा स्राव करती है तो बस शरीर में क्या कहते हैं, बिगाड़ उत्पन्न करेगा, समझे ना। तो यहाँ तक अपना सातों जो है अंतःस्रावी ग्रंथि खत्म हो गया। आठवां ग्रंथि था अन्य ग्रंथियां, था ना। तो अन्य संरचनाएं में बहुत सारे ग्रंथियां आते हैं जो हम लोगों ने पढ़ा भी है, उसी में सबका कार्य रहता है, उसको उतना महत्वपूर्ण नहीं माना जाता। अब हार्मोन। हार्मोन क्या होता है? तो हार्मोन ऐसे रासायनिक संदेशवाहक होते हैं जो शरीर के एक भाग से सीधे रक्त में, शरीर के किसी एक भाग से सीधे रक्त में, ब्लड में स्रावित होते हैं तथा सारे शरीर में वितरित कर दिए जाते हैं। हमने कहा था शुरू में कि अंतःस्रावी ग्रंथि को ले जाने के लिए कोई नालिका नहीं होती। क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये जो स्राव होता है तो डायरेक्ट ब्लड में मिल जाता है। किसमें मिल जाता है? ब्लड में। ब्लड के लिए तो ऑलरेडी नली रहबे करता है, तो उसको हार्मोन को ले जाने के अलग से नली ले जाने की क्या जरूरत पड़ेगा? तो वही ब्लड पूरे शरीर में पंप करता है। एक ही जगह रहता है? रहता है एक जगह नहीं। हृदय क्या करता है? तो पूरे बॉडी में पंप करता है, जिससे वो पूरे बॉडी में चला जाता है ब्लड, है कि नहीं। इसीलिए उसमें जो हार्मोन्स रहते हैं वो भी पूरे बॉडी में चले जाता है। बस इसीलिए अंतःस्रावी ग्रंथि को ले जाने के लिए नली की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि वो पूरे पहले ही वो ब्लड में मिल जाता है, पहले ही क्या हो जाता है? ब्लड में मिल जाता है। हार्मोन के कार्य, शरीर के उपापचय पर नियंत्रण करता है, शरीर के उपापचय पर नियंत्रण करता है। हृदय स्पंदन दर, जो बीपी होता है ना, ब्लड प्रेशर, उसको, श्वास दर, सांस लेने की दर को बढ़ना घटना, इस पे नियंत्रण करता है। यही हार्मोन ही नियंत्रण करता है, समझे ना। और प्रजनन से संबंधित अंगों का विकास करता है, शरीर की समुचित वृद्धि करता है, हार्मोन के कारण ही। कभी कभी किसी के शरीर में ज्यादा हार्मोन उत्पन्न हो जाएगा तो ज्यादातर वो बड़े हो जाते हैं, ज्यादा हार्मोन नहीं आ रहा है तो फिर नहीं बड़े हो पाते हैं। अगर ज्यादा हार्मोन आता है तो बाल बहुत ज्यादा आ जाते हैं, ज्यादा हार्मोन नहीं होता है तो फिर बाल कम हो जाते हैं, बाल झड़ने लगते हैं। बात समझे। ज्यादा हार्मोन होने की वजह से कभी कभी मोटापा इतना बढ़ जाता है कि हद से ज्यादा बढ़ जाता है, कभी कभी इतना होता है कि मतलब मोटा होने का नाम ही नहीं लेता है।
तो इस तरह से होता है। तो हार्मोन के कारण, किसके कारण? हार्मोन के कारण। यही होता है हार्मोन जो हमारे शरीर के में उपापचय क्रिया पर क्या करता है? नियंत्रण करता है। ठीक है ना? यह पाचन क्रिया में भी सहायक होते हैं, क्योंकि अगर हार्मोन नहीं बनेगा तो फिर पाचन क्रिया में भी दिक्कत आएगी। खाना जो हम लोग खाते हैं तो फिर वो पचाने का कार्य तो नहीं होना चाहिए। अभी हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पे अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में, बहिःस्रावी ग्रंथि के बारे में पढ़ा ना, अग्न्याशय में। अग्न्याशय किसको कहते हैं? पेट को कहते हैं। आमाशय अग्न्याशय उसी तरह से होता है, जो रक्त स्राव करके हमारे खाना को पचाता है। बस समझे? हाँ, तो ये क्या हो गया? तो हमारे पाचन क्रिया में भी सहायक होते हैं। कौन? हार्मोन। अब है बहिःस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि में अंतर। क्या दोनों में अंतर है? सिंपल सा अंतर है कि बहिःस्रावी ग्रंथि को ले जाने के लिए एक नालिका होती है, जिसको हम लोग वाहिनी युक्त ग्रंथि कहते हैं। और बहिःस्रावी ग्रंथि को सॉरी अंतःस्रावी ग्रंथि को ले जाने के लिए कोई नालिका नहीं होती है, जिसे हम नालिका विहीन ग्रंथि कहते हैं, जो पहले क्लास में बताए थे। अब ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, पहला चैप्टर होम साइंस का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में अगला चैप्टर देखेंगे। ठीक है।